हेलो गाइस। तो गाइस ये विज़न आईएएस की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है 10 अप्रैल की। तो गाइस इस साल अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप चाहे इसको अभी स्किप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसको 2026 में अपीयर होना है तो उसके लिए अप्रैल से जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए हम आज की फ़र्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। दैट इज़ द पीरियोडिक लेबर फॉर सर्वे की एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स फॉर 2024 रिलीज्ड। तो गाइज़ ये जो न्यूज़ है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सर्वे है वो लॉन्च कौन करता है, नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस, ठीक है। और ये 2017 से स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो इस सर्वे में कितने कितने विलेजेस को या अर्बन ब्लॉक को कवर किया गया है। तो टोटल अबाउट 7,000 विलेजेस हैं, नियर अबाउट 5,767 अर्बन ब्लॉक्स हैं जो कि कवर किया गया है। और ये जो सर्वे किया गया है वो पूरे 2024 ईयर का किया गया है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक। अब इसमें क्या क्या कवर किया गया है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स इन द शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। फाइन। सिर्फ अर्बन एरियाज़ का किया गया है, सिर्फ करंट वीकली स्टेटस में। ओके, इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स हैं वो दोनों किए गए हैं यूजुअल स्टेटस में। फाइन, इन द पास्ट 365 डेज। एंड जो करंट वीकली स्टेटस है वो रूरल एंड अर्बन एरियाज में एनुअली किया गया है, ठीक है। तो गाइज आपको इसमें ये देखना है कि करंटली वीकली स्टेटस में किस किस का किया गया है। ओके, अब इस सर्वे के जो इंडिकेटर हैं वो क्या क्या हैं, एक सेकेंड। यस, तो इस सर्वे के क्या हाइलाइट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम करंट वीकली स्टेटस में देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है कि जो कि पिछले साल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट ही था 56.2%। वर्कर पॉपुलेशन रेशो वो भी आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रही है, पहले 53.4% थी और 53.5% थी। अनएम्प्लॉयमेंट रो हल्का सा ड्रॉप देखने को मिला, 5 से लेकर 4.9% में हो गया। तो गाइज अभी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये सब क्या होता है। तो गाइज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो लेबर फोर्स होती है जो एक्चुअल में अपना काम करना चाहती है। मतलब कि ऐसा है 100 में से अगर 90 लोग हैं वही सिर्फ काम करना चाहते हैं, 10 लोग नहीं करना चाहते, तो उन 10 लोगों को हम लेबर फोर्स में नहीं मिल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सनस इन द पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयड रोड आपको समझ में आता है, अगर 90 में से 20 लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उन लोगों को हम अनएम्प्लॉयड की पॉपुलेशन में गिनते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो अनपेड हेल्पर्स होते हैं, जो हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस, मतलब कि जो घरों में आजकल लोग छोटा मोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, तो उसमें जो अनपेड हेल्पर्स होते हैं उनमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। और ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो दोनों में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर प्रिंसिपल एंड सब्सिडी स्टेटस में देखें तो LFPR में हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला है, 59.8% से 59.6% हो गया। और WPR में भी हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला, 58 से 57.7 हो गया। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इस केस में थोड़ी सी हमारी क्या है, बड़ी है, जो कि 3.1% से लेकर कितना हो गया, 3.2% हो गई है। फाइन। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी स्टार्ट होती है, दैट इज़ द सेंटर अप्रूव डील फॉर 26 राफेल मैराइन फाइटर जेट फ्रॉम फ्रांस। तो गाइज ये जो हमारा टॉपिक है वो सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो फाइटर जेट्स होंगे वो इंडियन नेवी में डिप्लॉय किया जाएंगे और कंट्री की पहली जो एयरक्राफ्ट कैरियर है दैट इज़ द इंडियन नेवल शिप विक्रांत में अप्रूव किए जाएंगे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के बाद अभी ऑपरेट वो करंटली 36 राइफल जेट्स को ऑपरेट करती है, ठीक है। अब राइफल जो एयरक्राफ्ट है हम ये देख लेते हैं इनको कौन कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इनको फ्रेंच एरोस्पेस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन कर रही है। इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब कि कितने क्या क्या काम कर सकती है ये, तो सारे एविएशन मिशन को कंबाट कर सकती है, जैसे एयर में डिफेंस कर सकती है, स्ट्राइक्स कर सकती है, या न्यूक्लियर डिटर्जेंस, ये सब भी ये कर सकती है। अगर हम देखे जाएँ कि इसके अलावा अलग अलग देखो इसकी जो ध्यान रखना है कौन सी जनरेशन का है, तो ये वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई ये 4.5 जनरेशन का होगा और इसकी स्पीड कितनी होगी, 1.8 मैच मतलब एक मैच में इतनी स्पीड होती है, दैट इज़ अ पर आवर वो 1235 किलोमीटर कर सकता है। अब देखो इसके अलावा जो लेटेस्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट अलग अलग जनरेशन के होते हैं, 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन, इवन के US चाइना के ऊपर तो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बैटल्स चल रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी जैसे 1970 से 1980 के बीच में 4th जनरेशन के जेट एयरक्राफ्ट्स हैं जिनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है कि एयर के अंदर ही एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड में किसी भी रोल को स्विच एंड स्विंग कर सकते हैं। और उनके एग्जांपल्स क्या क्या है, तो गाइज ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कौन सी जनरेशन में होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 4th एंड हाफ जनरेशन में क्या क्या है, कुछ और इसके अंदर कंट्रोल्ड इंजन हो जाते हैं, या फिर 4th जनरेशन जितनी रेंज को कवर कर सकते हैं तो इसकी रेंज उससे ज़्यादा होती है।
इसके अंदर यूरोफाइटर, टाइफून और रेफल वगैरह है। तो अभी जो करंटली आ रहा है वो 4th एंड 5th जनरेशन में ही आ रहा है, 4.5 जनरेशन में आ रहा है। इसके अलावा जो 5th जनरेशन में इसके अंदर एडवांस स्टील टेक्नोलॉजीज़ हैं और कुछ वेपन्स भी इसमें एडवांस्ड है। तो इसके एग्जाम्पल्स भी गाइस आप लोग खुद देख सकते हैं। इसके अलावा अभी देखते हैं तो यूएस चाइना में अगर देखा जाए 6th जनरेशन से रिलेटेड बैटल चल रही है, ठीक है। यूएसए में अब क्या हुआ था कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था कि हम अब नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को लेके आने वाले हैं जिसका नाम F-47 है, जबकि चाइना ने अनाउंस किया था कि दिसंबर 2024 में उसके पास तो दो 6th जनरेशन फाइटर प्रोटोटाइप्स हैं, J-36 एंड J-50, ठीक है। तो गाइज अब आपको ये भी पता चल गया कि ये पर्टिकुलर जनरेशन 6th जनरेशन टाइप का है, फाइन। इसके अलावा 6th जनरेशन की कैपेबिलिटीज़ की हैं, तो ऑफकोर्स भाई उसमें अनमैन्ड कैपेबिलिटीज़ मतलब कि पायलट होना कंपल्सरी नहीं है, तो उसके बिना भी वो ऑपरेट कर लेगा। AI इंटेलिजेंस है उसमें, हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ है, मतलब कि उसकी स्पीड और भी बहुत ज़्यादा होगी, फाइन। तो नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी यूनियन कैबिनेट अप्रूव मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। तो गाइज इसमें हम देखना कि किस तरह से इसमें ये बात की गई है कि ये जो स्कीम है सबसे पहले किसकी सब स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की थी, ठीक है। और इसको हम रन करेंगे इस पीरियड में 2025 से 26 पीरियड में, फाइन। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में लॉन्च की गई थी। कृषि नाम से समझ में आ रहा है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को अच्छा करने के लिए और सो दैट हम अपनी एफिशिएंसी को अच्छा कर सकें, फाइन। तो अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले हम क्या करना चाह रहे हैं कि अपनी इरिगेशन वाटर सप्लाई को मॉडर्नाइजेशन करें, ठीक है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैनाल्स हैं या जिसके भी थ्रू आप इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं तो उनको और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, ठीक है। अंडरग्राउंड प्रेशराइज पाइप इरिगेशन की बात किया जा रहा है। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे, जो भी हम इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा, सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी, ये सब इसलिए किया जाएगा ताकि हम वाटर की एफिशिएंसी और वाटर को मैनेजमेंट भी अच्छे से किया जाए। बेनिफिट्स हम क्या सबसे ज़्यादा करें, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, वाटर तो अवेलेबल है लेकिन एफिशिएंटली लोग यूज़ नहीं करते हैं, खेतों में ऐसे ही मतलब पंप खुले रहते हैं। तो यही हम चाहते हैं कि सबसे पहले वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए, उसके थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी हम प्रोडक्टिविटी का मतलब यही होता है कि पर हेक्टेयर जो लैंड है अंडर कल्टिवेशन तो उससे हम ज़्यादा यील्ड लेके सकें, ठीक है। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफ़र को हम सस्टेनेबल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, सो दैट हम इरिगेशन के लिए रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं हम उनको और अच्छे से मैनेज कर सकें, ठीक है। जो वाटर यूज़र सोसाइटी है वो क्या करेगी, अगले 5 साल में इन सबको ये चीज़ें सपोर्ट मिलेगी और इकोनॉमिक एंटिटीज से उन्हें कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम यूथ को भी अट्रैक्ट करेंगे कि आओ और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन को आप क्या करो अपनाओ, ठीक है। इसके अलावा हम ये पढ़ सकते हैं कि कमांड एरिया डेवलपमेंट ये है क्या, ठीक है। तो ये है तो पुरानी स्कीम ही, लेकिन इसका नाम इन्होंने क्या किया गया था 2004 में चेंज किया गया था। तो इनिशियली ये जो लॉन्च हुई थी 1974-75 में, और उस वक़्त इसका नाम क्या था, अलग नाम था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इसका उस वक्त भी वही था कि इरिगेशन के पोटेंशियल को बढ़ाना है और एग्रीकल्चर की हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। अगेन इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर PMKSY, दैट इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत का पानी फ्रॉम 2016। इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में तो ये कि हमें ऑन फार्म डेवलपमेंट करनी है, फील्ड को कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर जो भी ड्रेन्स है तो पानी अच्छे से ड्रेन हो सके वो सब प्रोवाइड करना है। नॉन स्ट्रक्चर इंटरवेंशन में क्या है, हम लोगों को क्या करेंगे, 1 टाइम फंक्शनल ग्रांट देंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, सेमिनार्स देंगे, ठीक है, सो दैट आप उनको पता चल सके कि हम वाटर को किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन टेक्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द डिफिकल्टीज फेस बाय द प्रिजनर्स। तो वो सुओ मोटो क्या होता है कि अपने आप एक्शन लेना, ठीक है। तो अभी क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या किया है, कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को नोटिस इशू किया, उनके चीफ सेक्रेटरीज को, कि हमें ये बताओ कि रिपोर्ट इशू करो अपनी कि जो प्रिजन्स में ओवर क्राउडिंग है या फिर बेसिक अमेनिटीज़ का भी कमी है उसकी हमें रिपोर्ट दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर शेड्यूल 7 के अंदर ये प्रिजन्स चलता है लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। ये आपको पता होगा कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। अब प्रिजनर्स क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। सबसे पहले तो ओवर क्राउडिंग है, मतलब जहाँ 110 बंदे रहने चाहिए वहाँ पे कितने 13 बंदे रह रहे हैं, तो ऑक्यूपेंसी रेट 131.4% है। उसके अंदर जो प्रिजन में रह रहे हैं 75% वो लोग रह रहे हैं जिनका
मतलब वही बात है इतने टाइम से केस पेंडिंग पड़ा है, अंडर ट्रायल से आ रहे हैं, ठीक है। अगर बिजनेस में कोई लेडी है तो उसमें से 40% से भी कम औरतें ऐसी हैं जिनको सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उसमें से सिर्फ 18% है जिनको एक्सक्लूसिव हर चीज़ मिल पा रही है। ओके, वुमेन बिजनेस को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? सबसे पहले उनको राइट नहीं है डिग्निटी का, सेफ्टी इश्यूज़ है उनके पास, वायलेंस उनको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या है, जो स्टेट जेल मैनुअल्स हैं उन मैनुअल्स में उनको राइट ही प्रोवाइड नहीं मिल रहा हुआ है, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस फॉर अ वुमेन प्रिजनर, तो इस चीज़ की भी कमी है। इसके अलावा क्या है, इन्होंने बोला है कभी कभी अगर डेथ वाली या फिर फांसी की जो सज़ा है उसका डिले होने की वजह से, अगर हम 2006 से 2022 में देखें तो एग्जीक्यूशन रेट ऑफ जस्ट 0.3% रह चुका है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, मतलब वहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनको भी कास्ट के बेसिस पे या फिर मतलब कि रहने को मिल रहा है, या फिर अभी भी वहाँ पे मैनुअल स्क्वेंजिंग प्रिवेलेंट है, मतलब कि जेल में भी लोगों से एक्सक्रीटा साफ करवाया जा रहा है, और सोशल स्टेटस पे भी प्रिजनर्स रह रही हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अभी भी कितना बुरा हाल अपना चल रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि प्रिजनर्स को जो राइट मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया के भारतीय नागरिक सुरक्षा संघ के सेक्शन 479 में है, और इसके अलावा प्ली बार्गेनिंग सेक्शन 289 to 200 में है, ठीक है। तो पहला जो सेक्शन 479 है वो यही बताता है कि इट प्रोवाइड फॉर रिलीज ऑफ एन अंडर ट्रायल प्रिजनर ऑन बेल ऑन अंडर गोइंग डिटेंशन फॉर अ पीरियड एक्सटेंडिंग ऑफ टू अप, ठीक है। मतलब कि जो भी अंडर ट्रायल अगर लोग चल रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइम पे डिटेंशन के लिए भेज जा सकते हैं। प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या है, इट इनेबल्स प्री ट्रायल नेगोशिएशन बिटवीन द डिफेंडेंट एंड द प्रोसिक्यूशन, मतलब कि मान लो अगर किसी के बीच में कोई भी बातचीत चल रही है तो अगर वो दो लोग पहले ही नेगोशिएट कर सकते हैं तो यहाँ पे उनको मतलब कि राइट है कि फिर वो थोड़ा सा अपना छूट सकते हैं पहले। इसके अलावा ग्लोबली कौन कौन से रूल हैं, बैंकॉक रूल्स हैं जो कि 2010 में अडॉप्ट किया गया था बाय यूएन जनरल असेंबली, जो स्पेशली वुमेन प्रिजनर्स को कुछ राइट देते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेल्सन मंडेला रूल्स हैं 2015 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किए थे, और ये भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बेसिक राइट्स बोलते हैं कि किस तरह से प्रिजनर्स को एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, जापान बिल्ड 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन द जस्ट 6 आवर्स। तो आपको पता ही है जापान अपना कितना फास्ट है, तो यहाँ पे भी वही काम करा है। तो वेस्ट जापान रेलवे कंपनी है जो कि मेजर ऑपरेटर है रेलवे ऑपरेटर जापान में, उन्होंने 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन सिटी ऑफ एरिडा में कंप्लीट कर दिया सिर्फ 6 आवर्स में, जो कि वर्ल्ड का पहला बनाया। अब देखो 3D प्रिंटिंग पहले भी न्यूज़ में होती थी, लेकिन ये 3D प्रिंटिंग अब किसी नए तरीके से बनाई गई है। तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बनाई गई है, जिसमें 3D ऑब्जेक्ट्स को डिजिटल फाइल से बनाया जाता है। यहाँ पे जो 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट है उसको अचीव किया जाता है यूजिंग एडिटिव प्रोसेसेस। इस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है एक मटेरियल की सक्सेसिव लेयर, मतलब एक के ऊपर एक लेयर रख के जब तक ऑब्जेक्ट बनना जाए। इसके अंदर क्या होता है, 3D प्रिंटिंग एक और चीज़ से बनाया जाता था, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग उसका अपोजिट होता है। पहले क्या होता, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता था, पहले एक ऑब्जेक्ट को बना के फिर उसके बीच में से कटिंग की जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये उसका अपोजिट है, क्योंकि इसमें हम ऐड कर रहे हैं, देखा हमने बोला सक्सेसिव कर रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आप जैसे अगर कंसेप्ट दोगे वैसे ही डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, तो इमीडिएट रियलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट है। दूसरा क्या, आपको लेबर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो वर्कफोर्स पे डिपेंडेंसी कम है। जैसे आप कस्टमाइज बोलोगे वैसे आपकी डिमांड पे वो चीज़ बन जाएगी। कॉस्ट इफेक्टिव है, मटेरियल कॉस्ट नहीं लगेगी लेबर की, और एफिशिएंट भी ज़्यादा है। डिज़ाइन के फ्रीडम है, अभी बोला आप जो हिसाब से कस्टमाइजेशन बोलोगे उस हिसाब से बन जाएगी। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज हो, लेटिस हो, सब कुछ इसमें कॉर्पोरेट मतलब कि ऐड हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, इको फ्रेंडली भी है, सस्टेनेबल भी है, ठीक है। ऑन डिमांड या ऑन मतलब जहाँ पे आपको चाहिए उसी जगह पे ही बन जाएगी। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन क्या, मतलब 3D प्रिंटिंग कहाँ कहाँ काम आती है, मैन्युफैक्चरिंग में आती है, कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के काम आती है, हेल्थ केयर में भी ये काम आती है, ठीक है, कस्टम के प्रोस्थेटिक्स या बायो प्रिंटिंग ऑर्गन्स। तो बायो प्रिंटिंग कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में था, तो इसको आप पढ़ सकते हो, और आई थिंक यूपीएससी प्रीलिम में एक बार पूछा भी गया। कंस्ट्रक्शन में ये काम पे आती है, जैसे आर्किटेक्चर, स्केल मॉडल्स, फास्टर कंस्ट्रक्शन हो सकती है इसकी वजह से, हिस्टोरिकल स्टडीज़ में भी काम आ सकती है, और फोरेंसिक स्टडीज़ में भी ये काम आ सकती है। फाइन, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है। तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जो इसमें 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई से, और 3 मेंबर अपॉइंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो इनकी मीटिंग हुई है इनमें क्या क्या किया है, तो आपको पता ही आजकल मार्केट क्रैश चल रहा है कितना ज़्यादा,
डिप्रेशन टाइप ही समझ लो कितना ज़्यादा वो हो रहा है। तो सबसे पहले एमपीसी ने डिसाइड किया कि हम रेपो रेट घटाएंगे। रेपो रेट क्या होता है, जो आरबीआई मनी क्या करती है, बैंक्स को, हमारे कमर्शियल बैंक्स को उधार देती है, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो घटा दिया जाएगा। अब इसको घटा के 25 से सीधा 6% घटा रहे हैं अब, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं आपको पता ही है, सो दैट मनीटरी फ्लो हो, ठीक है। तो आरबीआई ने अपनी एकोमोडेटिव स्टैंस को न्यूट्रल स्टैंस में कन्वर्ट कर दिया है, सो दैट हम मनी सप्लाई को बढ़ा सकें मार्केट में। फाइन। तो ये डिसीजन इसलिए आया क्योंकि आपको पता है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है, यूएस चाइना में एक तरह से टैरिफ का वार हो रहा है, तो जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मार्केट अफेक्ट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क एंड को लैंडिंग अरेंजमेंट। को लैंडिंग का मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ लोग इकट्ठे मिलके पैसा उधार पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें क्या होगा, जितनी भी पैसे को रेगुलेट करती हैं एंटिटीज़, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हों, चाहे एनबीएफसी हो या प्राइवेट सेक्टर, ये सब कुछ ना कुछ अरेंजमेंट इस तरह से करेंगी। करंट ये रेगुलेशन डील कौन कौन करता है, या प्रायोरिटी सेक्टर लॉन्च कर सकते हैं बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है एनपीसीआई, दैट इज़ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि यूपीआई को बोला है जहाँ से आप जीपे या वो करते हो, ठीक है, फ़ोनपे वगैरह, कि आप अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट को सेट करो, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई भी कुछ करेगी, वो अपना रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क की थीम को न्यूट्रल और ऑन टैप बनाएगी, ठीक है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है अब आप समझ चुके हैं, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा अभी क्या आ रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा लो हो रही है इस वजह से, ड्यू टू द यूएस चाइना ट्रेड वार, समझ लो, ओके। इसके बाद हमारी छोटी छोटी न्यूज़, जो कि द अरावली रेंज। तो एनजीटी ने इंक्लूड हरियाणा को बोला है कि अब आप इलीगल माइनिंग नहीं करोगे अरावली रेंज में, ठीक है। अरावली रेंज आपको पता ही होगा सबसे ओल्डेस्ट है, 670 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली के वहाँ टीला से शुरू हो जाती है, मजनू का टीला से शुरू हो जाती है, और साउदर्न हरियाणा से लेके राजस्थान और एंड होती है गुजरात में। हाईएस्ट पीक इसकी गुरु शकर है। इसके अलावा कौन कौन सी रिवर यहाँ बहती है, बनास, साहिबी, लूनी रिवर, जो कि यूजली खाली रहती है। और मिनरल्स यहाँ कौन कौन से, कॉपर, जिंक, लेड एंड मार्बल। अल्लाह फल्ला ये है क्या, तो अल्लाह फल्ला भी हम सबसे पहले ही बता दें, ये एक तरह की लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है, और इसको एक हर्ब भी माना जाता है, मेडिसिनल हर्ब, है ना, जैसे हम बोलते हैं दवाइयाँ टाइप उस तरह की, है ना, आयुर्वेदा दवाइयाँ उस तरह से। तो अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने क्लियर करा है कि द इम्पोर्टेंट ऑफ जीएम मॉडिफाइड अल्फला है फ्रॉम द यूज, मतलब कि अब यूएस से हम इस हर्ब को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फाइनल अप्रूवर रह रहा है इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, वो अभी भी पेंडिंग है। हाउएवर यूएसए ने अभी कंसर्न भी शो किए हैं। अल्फला क्या है आपको बता चुकी हूँ, लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है, उसको हर्ब भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ये कहाँ से आता है, साउथ और सेंट्रल एशिया में, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड हर जगह पाया जाता है। इसको एज अ फीड भी यूज़ किया जाता है, मतलब कि चारा हो गया, है ना, पशुओं का, उसमें भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ह्यूमंस को भी ये मेडिसिनल हर्ब की तरह प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, दैट इज़ अ मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। तो भाई अभी क्या है, एक्चुअली केरल के कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के कंजर्वेशन के लिए कुछ काम किया है, जिसकी वजह से उनको अवार्डेड किया गया है, और ये इनको अवार्ड मिला है फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड, और ये अवार्ड दिया किसने है, बाय द कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम है, ये एक फ्लोरा एंड फोना इंटरनेशनल, जो कि अंडर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के अंडर एक फर्म है, ठीक है। ये काम इसलिए करती है ताकि हम यंग जो रिसर्चर्स हैं उनको वो करें, ताकि वो उनको फंड्स प्रोवाइड करें, सो दैट वो ऐसा काम और कर सकें कि किस तरह से इन स्पीसीज़ को हम कंजर्व कर सकें जो थोड़ी सी वल्नरेबल हैं। फाइन। अब जरा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। इट अक्कर्स फ्रॉम एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 50 मीटर अबव मीन सी लेवल, ठीक है। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। फाइन। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, किसी भी स्पीसीज़ का अगर आपको आईयूसीएन स्टेटस आ रहा है डेली करंट अफेयर्स में, तो वो अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अभी क्या है, काफ़ी लोगों ने क्या है, मतलब कि हॉस्पिटल्स ने डेथ और बर्थ का डाटा अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, तो इसके ऊपर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने हॉस्पिटल्स को क्या किया है, नोटिस इशू किया, या फिर मान लो उनको एक तरह से वार्निंग प्रोवाइड किया। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 1949 में सेटअप हुआ था, और कृषि मिनिस्ट्री के अंदर है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर है। इसका काम क्या क्या है, तो हम सबसे पहले बस यही देख लेते हैं। तो मेन तो इसका काम क्या है, हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस बनाना अंडर सेंसस एक्ट 1948। इसके अलावा जो भी बर्थ हो रहा है या जो भी डेथ हो रहा है, उन सब का रजिस्टर काम करना इसके अंडर है, अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। इसके अलावा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मतलब कि बर्थ रेट, डेथ रेट पर्टिकुलर एरिया में अगर इंक्रीज़ हो रहा है ज़्यादा या डिक्रीज़ हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो इन सबको प्रोवाइड करना है।
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाना है जो भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर फ्रेम हो रखा है, ठीक है। मदर टंग सर्वे करता रहता है कि पता चले, तभी हमें पता चलता है ना कि ये लैंग्वेज अब मतलब कि एक्सटिंक्ट हो गई है या फिर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, तो ये काम यही करता है, ठीक है। अपनी जो एक और बस 2 न्यूज़ रह गई हैं, नहीं 3 है सॉरी। जेवंस पैराडॉक्स, अभी जेवंस पैराडॉक्स होता क्या है, ठीक है। रिसेंटली जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं उन्होंने हाईलाइट किया है कि जिस तरह से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त इन्होंने जेवंस पैराडॉक्स के सिस्टम को हाईलाइट किया। अभी है क्या, अभी आप मतलब कि दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस मत डालो कि ये क्या है, अजीब सा वर्ड है। तो एक्चुअली क्या है, इसकी बैकग्राउंड समझते हैं। ये जेवंस पैराडॉक्स आया कब था। विलियम स्टैनले जेवंस थे जिन्होंने सबसे पहले ये नाम दिया था जेवंस पैराडॉक्स 1865 में। तब कब दिया था, जब कोयले का यूज़ बढ़ रहा था। तो उसी तरह अब कोयले की जगह एआई का यूज़ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ एआई, अब एआई बहुत पावरफुल हो रही है, असेसिबल हो रही है, तो वो धीरे धीरे अभी इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। तो इट इज़ द आइडिया, तो एक तरह से ये आइडिया बताता है किस तरह से किसी की डिमांड अभी बढ़ रही है, ठीक है। तो वही बात बताया और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपनी न्यूज़ रिवर मांडोवी। तो पहली बार फर्स्ट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू किया गया है, किसके थ्रू, डिजिटल पोर्टल फॉर नेशनल वाटरवेज, सो दैट ये बोला गया कि रिवर मंडोवी के ऊपर जेटी को डेवलप किया जाए, ठीक है। रिवर मंडोवी कहाँ पे है, गोवा में है, ठीक है। मधेई रिवर भी बोलते हैं, गोवा की अकेली लाइफलाइन है। मडावी क्या ज्वाइन करती है, जुआरी, और ये फ्लश आउट कहाँ होती है, अरेबियन सी में, ठीक है। इसके अलावा 30 ओरिजिनेट कहाँ होती है, भीमगाड़ में, इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द कर्नाटका। यहाँ पे कौन कौन से वाटरफॉल हैं, दूधसागर एंड वरापो। अगर आप गोवा गए होंगे तो आपको पता ही होगा, दूधसागर वाटरफॉल भी गए होंगे। और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी क्या है, रिवर मापुसा, ओके। नेक्स्ट है विजनगाम पोर्ट। तो अभी क्या है, देखो इंडिया ने क्या किया था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर भेजा था, ठीक है। कहाँ से, विजयगम इंटरनेशनल सी पोर्ट से। तो वो अपना वहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है, ओके। तो विजयगम पोर्ट है क्या, ये विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड है, जो कि कंपनी पूरी की पूरी ओन की गई है बाय केरला गवर्नमेंट। त्रिवंतरापुरम में किस तरह का पोर्ट है, डीप वाटर मल्टीपर्पज़ सी पोर्ट है। इसका काम ये है कि कंटेनर्स को केटर करना बिसाइड मल्टीपर्पज़ एंड ब्रेक बल्क कार्गो, ठीक है। इसका जो प्रोजेक्ट मॉडल है वो PPP पैरिटी में, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पैरिटी है। पब्लिक प्राइवेट आपको पता है कि पब्लिक गवर्नमेंट बना के दे देती है, प्राइवेट उसको ऑपरेट करता है, ठीक है। ओनर डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, ठीक है। लैंडलॉर्ड मॉडल में क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर्स टेक ओवर कर लेते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट, वाइल द पोर्ट अथॉरिटी एक्ट्स एज अ रेगुलेटर एंड द लैंडलॉर्ड, ओके। नेक्स्ट है आपकी न्यूज़ मीसो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम। अब क्या है, स्टडी फोक, अब सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं मीसो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम है क्या। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थंडर स्टॉर्म दैट एक्ट एज अ सिस्टम, ठीक है। मतलब कभी भी कोई तूफान आ रहा है या मतलब किस तरह का तूफान, आंधी तूफान आ रहा है, तो उसका कलेक्शन बताता है, एक सिस्टम है ये, ठीक है। तो ये हर एक स्टेट में होता होगा एंड लास्ट मोर देन 20 आवर्स, ठीक है। ये सिस्टम ओफन ब्रिंग इंटेंस रेनफॉल, ऐसे सिस्टम से एकदम से इंटेंस रेनफॉल भी आ सकता है जिस वजह से डैमेज हो सकता है लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कहाँ कहाँ पे इसके हॉटस्पॉट्स हैं, वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका, नॉर्दर्न इंडिया, अर्जेंटीना, चाइना एंड यूएस के ग्रेट में, ठीक है। तो स्टडी जो फोकस है इसके ऊपर, तो उन्होंने बोला है कि सॉइल मॉइस्चर के थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं कि इंटेंस स्टॉर्म्स कौन से आने वाले हैं उनको फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। लास्ट की न्यूज़ है दैट इज़ द जत्रा उत्सव। तो त्रिपुरा जत्रा उत्सव को ऑर्गेनाइज करने वाला है। पॉपुलर फोक थिएटर है, बंगाल और उड़ीसा का है। ये ओरिजिन कब हुआ था, जब वैष्णविज्म का राइज हो रहा था और भक्ति मूवमेंट का नियर 16th सेंचुरी बाय श्री चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। ये कंपोजिट आर्ट फॉर्म है और थिएटर भी है, मतलब कि इसमें सॉन्ग, डांस, एक्टिंग और रिसाइटेशन सब कुछ होती है, फाइन। तो ये डिपिक्ट ये करता है डाइवर्स अपने कल्चर को, इंक्लूड मिथोलॉजी जैसे अपना रामायण, महाभारत या सेकुलर थीम्स या हीरोइक करेक्टर्स इन या मेलो ड्रामा इवेंट, ये सब कुछ ये डिपिक्ट करता है। तो गाइज़ यहाँ पे आज 10 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो अप्रैल के में 1 to 9 अप्रैल जो मिसिंग है मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।